अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है आपका ब्लड। ब्लड जो है अगर हम इसे जर्नली देखें तो ये एक ऐसा आपका टिश्यू है जो कि आपकी पूरी बॉडी को, आपकी हर सेल्स को, हर टिश्यू को क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। और जो भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं या जो भी आपकी बॉडी में केमिकल्स हैं वो सब सेल तक पहुंचाने का काम किसका है? ये आपके ब्लड का काम है। एज वेल एज ये ऑक्सीजन की सप्लाई और गैस, ये जो आपकी गैसेस की मूवमेंट होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम डिफाइन करें इसे तो ये एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मेसोडर्मल ओरिजिन है। मेसोडर्म आपकी जो होती है, बेसिकली जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें आपके डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अर्ली, जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में होती हैं, उन्हीं में से जो मिडिल लेयर होती है वो आपकी होती है मेसोडर्म की लेयर। और उसी को डिवाइड करके आपके ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। अगर हम ब्लड की कंपोजिशन को देखें तो इसमें दो मेन पोर्शंस होते हैं। एक होता है आपका सेलुलर पोर्शन, एक होता है आपका नॉन सेलुलर पोर्शन। जो सेलुलर पोर्शन है उसका तो नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि उसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे। और जो नॉन सेलुलर पोर्शन होता है उसे हम बोल देते हैं प्लाज्मा। यानी कि सेल्स को अगर निकाल दें आपके ब्लड से तो जो भी आपका कंटेंट बचेगा उसे हम प्लाज्मा बोल देते हैं। अब जो आपका सेलुलर पोर्शन है वो आपका 45% बना रहा है आपके ब्लड का, और जो नॉन सेलुलर पोर्शन है वो रिमेनिंग का 55% बना रहा है। अब ये जो आपका सेलुलर पोर्शन है इसमें आपके आरबीसीज आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। यानी कि 3 टाइप ऑफ सेल्स बेसिकली आपके ब्लड में प्रेजेंट है। आरबीसीज को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज को व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स जो आते हैं बेसिकली ये आपके थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनका रोल है आपका किधर? आपकी क्लॉटिंग वगैरह में। अब जो आपके आरबीसीज हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के लिए। डब्ल्यूबीसीज हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि डब्ल्यूबीसीज आपके डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। और प्लेटलेट्स अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये किस में रोल प्ले कर रहे हैं, ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी प्लाज्मा की कंपोजिशन को। तो प्लाज्मा में बेसिकली 91% वाटर होता है और 9% सॉलिड पार्ट होता है। अब वो जो 9% सॉलिड पार्ट है उसमें आपका ऑर्गेनिक पोर्शन भी आ जाता है, आपका नॉन ऑर्गेनिक पोर्शन भी आ जाता है। ऑर्गेनिक पोर्शन में बेसिकली उसमें आती हैं प्रोटीन्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होती है जिनमें आपका आ जाता है एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्युलिन, प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो एल्ब्यूमिन है ये बेसिकली आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन की बात करें तो ये बेसिकली क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। ग्लोब्युलिन जो है आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन में जो है बेसिकली आपका क्लॉटिंग में ही रोल प्ले करते हैं। ये जो क्लॉटिंग वाले हैं ये सारे हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्लाज्मा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसमें आपकी क्या है, ऑलमोस्ट 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है नॉन नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस, सॉरी। अच्छा देखिए, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने पढ़ा, ये जितनी प्रोटीन होती हैं ये सब नाइट्रोजीनस ही होती हैं, ठीक है। प्रोटीन नाइट्रोजीनस कंपाउंड भी हैं। अब हम ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे जो जिनमें नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन वो प्रोटीन नहीं है। तो उनमें आपकी यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, क्रेटिनिन आ जाता है, आपका अमाइनो एसिड आ जाते हैं। उसके बाद नॉन नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस में आपके आ जाते हैं ग्लूकोज आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, गैलेक्टोज आता है, फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं। देन आपके आते हैं एंजाइम्स जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आपके पास अमाइलेजेस आते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आते हैं, लाइपेजेस आते हैं, फॉस्फेटेजेस आते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी, एलडीएच, ये सारे एंजाइम्स आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। असल में ये प्रोवाइड देखें, एक रिएक्शन को करने के लिए ना आपको एनर्जी चाहिए होती है, और अगर हम सिंपली देखें तो एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है। उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम बेसिकली कौन करता है, उसको कम कर देता है एंजाइम, ठीक है। और इन दिस वे इन्हें ये क्या करते हैं,
एक रिएक्शन को स्पीडली करवा देते हैं। अब जो भी एंजाइम आप पढ़ेंगे उसके एंड में हमेशा एस का वर्ड आता है, ASE, तो वो इंडिकेट करता है कि ये एक एंजाइम है। अमाइलेज की अगर हम बात करें तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये आपकी जो एनारोबिक साइकिल होती है उसमें रोल प्ले करता है। लाइपेजेस आपके लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। फॉस्फेटेजेस जो है आपकी जो फॉस्फेट ग्रुप है और जो आपका न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन होता है उसकी ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या आप कह लें फॉस्फोलिपिड्स के ब्रेकडाउन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो आपका SGPT आता है ये बेसिकली सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसअमाइनेज एंजाइम होता है, और ये बेसिकली आपका जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये SGPT भी और SGOT भी। दूसरा SGOT जो होता है आपका सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसअमाइनेज एंजाइम होता है, ये भी उसी की मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। जो LDH है आपका वो है लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और ये बेसिकली आपका जो एनारोबिक साइकिल होती है उसमें रोल प्ले करता है। पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स में आपके बिलिरुबिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो आपके सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, आयोडीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपका कंपैरिजन किया हुआ है 3 टाइप्स ऑफ सेल्स का उसे हम देख लेते हैं। तो एक उसको आपको ओरिजिन का बताया हुआ है, लाइफ स्पैन कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं, ओरिजिन का मतलब है वो कहाँ से बनेंगे, फिर वो न्यूक्लिएटेड है या नॉन न्यूक्लिएटेड है, यानी कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, देन आपकी आ जाती है उनकी शेप, देन उनका काउंट, उनका बॉडी में कितना नंबर प्रेजेंट है, कलर उनका कैसा है, और उनकी टाइप्स है या टाइप्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके एरिथ्रोसाइट्स पे जो कि हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। तो ये बेसिकली आपके बोन मैरो में ही बनते हैं, रेड बोन मैरो से। ठीक है, जो स्टेम सेल्स है वो डिवाइड होके आपकी इनकी प्रोडक्शन करते हैं। इनका लाइफ स्पैन है 120 डेज, 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। ये आपके कैसे हैं, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। शेप इनकी कैसी है, बायोकनकेव। बायोकनकेव का मतलब ये है कि ये बिल्कुल आपके ना मिड से आप ऐसे समझ लें कि जुड़े हुए होते हैं, और साइड्स जो होती हैं इनकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती हैं। काउंट अगर देखें तो 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ में प्रेजेंट होते हैं। कलर इनका रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। टाइप इसकी करें तो इसकी जस्ट 1 टाइप ही होती है। ठीक है, मतलब इसकी फर्दर कोई टाइप्स नहीं है। देन आते हैं आपके ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम कहते हैं WBCs। तो ये जो है बेसिकली इनकी भी ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इनका भी बोन मैरो है। बोन मैरो के बाद ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं आपके लिम्फ में, लिम्फेटिक सिस्टम में, और वहां पर भी कहाँ, आपके थाइमस में, वहां पर इनकी मैचुरेशन होती है। प्रोडक्शन इनकी भी बोन मैरो में ही हो रही है। उसके बाद इनके जो लाइफ स्पेन है वो है 13 to 20 डेज। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इरेगुलर शेप की होती है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। इनका जो नॉर्मल अगर नंबर देखें तो 6000 से 8000 पर mm³ है। व्हाइट कलर के होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। इनमें 2 टाइप्स हैं, एक आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स है, एक ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, यानी कि एक में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, दूसरे में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। थर्ड पे आपके आ जाते हैं प्लेटलेट्स जिन्हें हम मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं। ये वहां से ओरिजिनेट होते हैं। 5 to 9 डेज इनका लाइफ स्पेन है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, ये भी इरेगुलर शेप है इनकी। अब ये 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक इनकी नॉर्मल रेंज है। ये पर्पल कलर के होते हैं और इनकी भी एक ही टाइप है। अच्छा, अब जो ये पिक्चर है इसमें आपको फिर से दोबारा शो कर रहे हैं कि आपका 55% प्लाज्मा है और उसमें जो प्रोटीन पोर्शन है वो 7% है, वाटर 91% है, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स वो 2% प्रेजेंट होते हैं, और बाकी का 45 आपका सेलुलर पोर्शन पे कंसिस्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद आपकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड मेंशन है जिनमें आपका कलर आ जाता है। कलर जो आरबीसीज का होता है वो कलर ब्लड जो है रेड कलर होता है। और ये क्यों ऐसा उसका कलर ब्लड का रेड क्यों है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन होता है वो ब्राइट रेड इन कलर होता है।
जबकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका किसका कलर का अपीयर होता है, वो आपका थोड़ा सा पर्पल रेडिश कलर का अपीयर होता है। दैट इज वाई आपकी आर्टरीज का और आपके जो वेन्स हैं उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वॉल्यूम की बात करें तो 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली आपका ब्लड आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। न्यूबॉर्न्स में देखें तो 450 ml तक प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में 4.5 लीटर्स तक। नॉर्मल पीएच जो होती है वो इसकी क्या है, 7.4 आती है। नॉर्मल ब्लड की पीएच है 7.4। विस्कोसिटी अगर देखें तो 5 टाइम मोर है देन वाटर, क्योंकि इसमें आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से। अब सबसे पहले आपका हम जो पढ़ेंगे वो है आपके रेड ब्लड सेल्स, या जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो ये जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, जैसा अभी हमने पहले देखा था। और इनकी ओरिजिनेशन जो होती है वो कहाँ से होती है, आपके बोन मैरो से होती है। अभी आपकी वैल्यूज लिखी हुई है कि मेल फीमेल्स में और इन्फेंट्स में इनका काउंट कितना है। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव में भी समटाइम ये वैल्यूज आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। कंपोजिशन ऑफ आरबीसीज की अगर बात करें तो इसमें न्यूक्लियस हमने अभी देखा कि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता मेच्योर आरबीसीज के अंदर। इमेच्योर में प्रेजेंट होता है लेकिन मेच्योर में आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। इनमें आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन देखें तो वाटर है, इनमें सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंटेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जिनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन आपकी मेंशन है, जिनमें आपकी प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह आ जाते हैं। उसके अलावा देखें तो यूरिया, क्रेटिनिन और अमाइनो एसिड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आपकी एरिथ्रोसाइट की ना शेप पे आ जाते हैं, जो कि हमने कहा था बाइकनकेव है। तो देखें दरमियान से बिल्कुल क्या है, प्रेस्ड है, और साइड से क्या है, थोड़ी सी बल्ज हुई हुई है। इस शेप को हम कहते हैं बाइकनकेव शेप, ठीक है, जो कि फ्लैटेंड है, डिप्रेस्ड है इन द सेंटर विद अ डम्बल शेप्ड क्रॉस सेक्शन। डम्बल शेप का मतलब साइडों से ये क्या है, साइड जो है इसके रिम्स जो है वो क्या है, वो नॉन फ्लैटेंड है, वो जरा फ्लफी सी है। द डिस्टिंक्टिव बाइकनकेव शेप ऑप्टिमाइजेस द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड इन द लार्ज वेसल्स। अच्छा, अब ये जो इसका बाइकनकेव नेचर है ना, उसकी वजह से ये इजीली लार्ज वेसल से भी पास हो जाती है, स्मॉल वेसल से भी पास हो जाती है। तो फ्लो प्रॉपर्टीज बेसिकली फ्लो में ये ना इसकी शेप हेल्प आउट करती है। और दूसरे नंबर पे लैमिनर फ्लो, जिसे हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इसी शेप की वजह से पॉसिबल होता है और जो प्लेटलेट्स की स्कैटरिंग है उसे भी ये प्रिवेंट करती है। अच्छा, लाइफ स्पैन हमने कहा था कि इनका 120 डेज होता है। न्यूनेट्स में देखें तो वो 70 to 90 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। और ये किस पे बेस्ड करते हैं, ये जो आपकी प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ये उसी पे बेस्ड करते हैं। उधर से ही अपनी जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की वो पूरी करते हैं। अब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो डिफरेंट ट्राइमेस्टर की स्टेजेस हैं उनमें ये कहाँ कहाँ बन रहा है, अब हम उससे देखेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी में, उसमें ये कहाँ पर बनता है, ये योक सैक के अंदर बनता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में बनता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ये क्या कहाँ पर बनता है, और ये ना बोन मैरो में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी तो वो तो आपको पता है कि बोन मैरो में ही ये बनता है। जो 5 years तक है ना आपकी हर बोन बना रही होती है आरबीसीज, ठीक है। लेकिन फिर एज के साथ साथ क्या होता है, सिर्फ आपकी जो लॉन्ग और मेम्ब्रेनियस बोन्स हैं सिर्फ उसमें ये बनता है, उसके अलावा और कहीं नहीं बनता। तो आपकी मेम्ब्रेनियस बोन्स में यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल भी हैं जिनमें आपका स्टर्नम आ जाता है, रिब्स आ जाती हैं, वर्टिब्रास आ जाती है और इलियम की बोन आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा रेगुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स का लिखा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करेंगे और आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाएंगे, लीड करवाएंगे। देखें, लेट्स से कि ना आपकी बॉडी में आरबीसीज की हो गई है डेफिशिएंसी, कम हो गए हैं आपकी बॉडी में, तो ये सिस्टम कैसे रेगुलेट होगा। सबसे पहले जैसे ही डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी ब्रेन डिटेक्ट करेगा और वो सिग्नल करेगा किडनी को, ठीक है,
किडनी में भी इसकी डिटेक्शन हो जाएगी कि आरबीसी का लेवल बॉडी में हो गया है कम। किडनी से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। अब ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये ब्लड के थ्रू ही कहाँ जाएगा, ये आपके जाएगा बोन्स में, और बोन्स में कहाँ जाएगा, बोन मैरो में, और बोन मैरो को ऑर्डर देगा कि आप आरबीसी की प्रोडक्शन स्टार्ट करा दें। तो वो जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं वो बेसिकली ये जो आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उसमें डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं। पहले आपके आरबीसी प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं जो कि लेटर ऑन आरबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये आरबीसी फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह ये साइकिल रिपीटेडली चलती रहती है। तो बेसिकली इसकी रेगुलेशन में कौन रोल प्ले कर रहा है, इसकी रेगुलेशन में किडनी रोल प्ले कर रही है, क्योंकि किडनी से ही वो हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। इसीलिए जो आपके किडनी डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं या किडनी फेलियर वाले पेशेंट होते हैं उन्हें हम एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि उनमें जो आरबीसीज का लेवल है वो भी डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करवाते हैं। ठीक है, तो देखें जो जो चीजें आरबीसी को बनाने में रोल प्ले करेंगी वही बेसिकली वो फैक्टर्स होंगे जिनके बगैर इनकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती, या अगर उनकी एब्सेंस है तो आरबीसी की प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाएगी। तो बेसिकली उसमें आपके आ जाते हैं विटामिन B12, आपका फोलिक एसिड, आपका विटामिन C, आपकी प्रोटीन और आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स। तो विटामिन B12 और जो फोलिक एसिड है वो कहाँ रोल प्ले करते हैं, वो बेसिकली जो डीएनए की सिंथेसिस होती है उसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये प्रोसेस डिले हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब विटामिन सी भी रोल प्ले करता है इसी में सिनेरियो में। उसके बाद आपकी आती हैं प्रोटीन्स। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या है, वो एक प्रोटीन ही है, जिसमें जो हीमोग्लोबिन है वो किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन बेसिकली ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है, जिसमें 4 यूनिट होते हैं, अल्फा यूनिट्स और बीटा यूनिट्स। अब उन्हीं अल्फा और बीटा यूनिट्स के जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, अरेंज होते हैं, और उनके जो आप कह लें कि वो किससे अपने साथ अटैच कर लेते हैं, आयरन को अपने साथ अटैच करते हैं, और वही आयरन बेसिकली ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपके पास प्रोटीन की कमी हो गई बॉडी में या आयरन की कमी होगी तो अल्टीमेटली आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन इफेक्टेड हो जाएगी। जो फोर्थ है वो आता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ना बेसिकली आपके जो स्टमक में एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेराइटल सेल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये स्टमक से पास होकर इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन्स में जो आपका विटामिन B12 हम फूड से लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी उस इंटेस्टाइन में नहीं प्रेजेंट होगा तो आपकी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो अगर आपकी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपकी जो आरबीसी के एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो सफर करेगा। सेकंड पे अगर जो आपका किडनी है, किडनी डैमेज हो जाता है तो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, और फिर भी आपकी जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल वेरिएशन क्या है जो कि आरबीसी की काउंट को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है डायूरेनल वेरिएशन, यानी कि जो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होता है आपके दिन में, ठीक है, उसमें आरबीसी की काउंट किस तरह वेरी करती है। जो आपकी लोएस्ट काउंट होती है वो आपकी स्लीप टाइम में होती है, अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में, और हाईएस्ट किस में होती है, हाईएस्ट आपकी इवनिंग टाइम में होती है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आरबीसी काउंट इंक्रीज होती है इन एक्सट्रीम कंडीशन या एक्सट्रीम टेम्परेचर में इनकी प्रोडक्शन को एक तरह से इंक्रीज कर दिया जाता है। उसी तरह अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स पे मूव करें तो भी आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाता है, सो दैट आपकी जो है ऑक्सीजन की बाइंडिंग को इम्प्रूव किया जा सके। मतलब ये कि जितने ज़्यादा आरबीसी होंगे उतने ऑक्सीजन को बाइंड कर सकेंगे,
और उतनी जो बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड है फिर उसे पूरा किया जा सकेगा। हाइपोक्सिया की कंडीशन, हाइपोक्सिया बेसिकली ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को ही बोलते हैं। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जब भी होगी तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी क्या करती है, आरबीसीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आरबीसीज की कमी है, इस वजह से आपके जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के ये आरबीसीज के नंबर को इंक्रीज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके आरबीसीज के साथ बाइंड करे और आपकी डिमांड को पूरा किया जा सके। उसके अलावा अगर हम देखें, अगर रिपीटेड एक्सरे किए जाएं तो वो आपके आरबीसीज की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वो आपके जीन म्यूटेशन वगैरह कॉज करते हैं। अब हम सर्टेन फंक्शन देख लेते हैं आपके आरबीसीज के, रेड ब्लड सेल्स के, कि ये इनका बेसिक फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं। एक तो देखिए मेन इसका रोल जो है ना वो आता है आपका किस में, वो है रोल इसका ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। अच्छा, ये जो है ऑक्सीजन लेकर जाता कहाँ है, ये ऑक्सीजन लेकर जाता है आपकी सेल्स और टिश्यू में। अब जो सेल्स और टिश्यू है आपके, उधर ये ऑक्सीजन हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था आपकी एटीपी की जनरेशन का प्रोसेस, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो ऑक्सीजन है सेल को ट्रांसफर किया जाता है और सेल उसे वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एटीपी जनरेशन में यूज करता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वाटर की प्रोडक्शन करवाई जाती है, ठीक है। और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रब साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा था, उससे बेसिकली यही वो इसी आरबीसीज के साथ बाइंड करता है और वापस आ जाता है कहाँ पर, आपके लंग्स में आते हैं, और लंग्स में फिर गैसियस एक्सचेंज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया जाता है, ठीक है। तो रिस्पायरेशन अब हम देख लेते हैं। रिस्पायरेशन बेसिकली ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें आपकी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से रिमूव किया जाता है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, ये आपके लंग्स में हो रहा होता है, ठीक है। लंग्स में भी आपकी पर्टिकुलरली जो एल्वियोलाई होते हैं, जिन्हें हम गैसियस एक्सचेंज सेंटर्स बोलते हैं, उधर ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब ये जो आपके आरबीसीज है, यही मेन रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग में और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अब ना आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो कि ये जो नीचे रिएक्शन दिया गया है इसे फैसिलिटेट करता है। अब ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, और ये क्या बना लेते हैं, ये आपके पास ये कंपोनेंट बना लेते हैं H2CO3। अब ये जो H2CO3 है इसमें से प्रोटॉन रिलीज हो जाता है और आपके पास प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन की जनरेशन हो जाती है। और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग में इसी फॉर्म में ज्यादातर ट्रांसपोर्ट की जाती है। कुछ फॉर्म जो होती है इस बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है, कुछ जो होती है आपकी हीमोग्लोबिन की जो चेन्स होती है ना, ग्लोब्यूलिन पोर्शंस, उनके साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट की जाती है, और कुछ अमाउंट जो होती है आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट की जाती है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये किधर हो रहा होता है, ये प्रोसेस आपके आरबीसीज के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आरबीसीज। दूसरा है आपका एसिड बेस बैलेंस। अच्छा, ये जो आपका ये जो ऊपर इक्वेशन है जिसमें आपका प्रोटॉन बन रहा है और HCO3 नेगेटिव बन रहा है, ये जितना प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये रिवर्स प्रोसेस में हो रहा होता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी देखिए, जो ब्लड की स्पेसिफिक पीएच कितनी होनी चाहिए, 7.4 होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लड की पीएच 7.4 से क्या होगी, एसिडिक की तरफ मूव कर गई, सपोज 6 हो गई, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपकी H2CO3 की फॉर्मेशन स्टार्ट करवा दी जाएगी, ठीक है। H प्लस और HCO3 नेगेटिव कंबाइन होंगे और आपका H2CO3 बनाना शुरू कर देंगे। और ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपकी पीएच कितनी ना हो जाए, जब तक आपकी पीएच 7.4 ना हो जाए, क्योंकि पीएच बेसिकली होती है आपकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन योर पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली ये रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देगा और अगर आपकी बेसिक हो जाती है पीएच ब्लड की, तो उसमें क्या होगा, उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट कर दिया जाएगा और प्रोटॉन्स और आपका बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन कर दी जाएगी,
ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड को मेंटेन करते हैं। ये प्रोसेस आपका ब्लड में भी चल रहा है, ये प्रोसेस आपके आरबीसीज में भी चल रहा है, ये प्रोसेस आपका जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं वहां पे भी ये प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, तो ये हर उस एरिया की जो स्पेसिफिक पीएच होती है उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद है मेंटेन आयनिक बैलेंस। तो आयनिक बैलेंस को भी इसी तरह से मेंटेन करते हैं एसिड बेस बैलेंस के थ्रू ही। अब बेसिकली देखें, जब आयंस की कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर लेड से, तो ये क्या करते हैं, उन्हें अपने अंदर अपने सेल मेम्ब्रेन से पास करवा देते हैं और अपने अंदर ले लेते हैं उससे। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अब ब्लड की जो एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी है वो भी बेसिकली इन्हीं आरबीसीज की वजह से ही है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन को जैसे हमने आपको पहले बताया कि इसमें 2 आपकी अल्फा चेन आती हैं और 2 आपकी आती हैं बीटा चेन्स। ठीक है, और उन पे लगा होता है आयरन, और यही आयरन या हीम ग्रुप जो है वही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए। हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है रेड होता है, इसीलिए आरबीसीज भी रेड अपीयर होते हैं। और आपका ये क्या कैरी करते हैं, ये आपके ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इसमें 4% जो होता है आपका हीम पोर्शन होता है, और ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो इसमें कितनी होती है, 96% इसमें वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब इनकी नॉर्मल वैल्यूज लिखी हुई हैं मेल में, फीमेल में और फीटल और न्यूबॉर्न्स में। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है रेगुलेशन ऑफ एचबी के हीमोग्लोबिन को कौन रेगुलेट करता है। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन की रेगुलेशन है और जो आरबीसीज की रेगुलेशन है वो उसमें ऑलमोस्ट सेम ही फैक्टर इंटरलिंक्ड है। ठीक है, जो हमने उसमें पढ़े थे कि आपका विटामिन B12 होना चाहिए, आपकी फोलिक एसिड होना चाहिए, सेम एज दैट आपके यहाँ पर हीम प्रोटीन होनी चाहिए, आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी आयरन का लेवल पूरा होना चाहिए। और ये सारे फैक्टर्स बेसिकली क्या होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है इंटरलिंक्ड है। एक एक की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस की बात करें तो जो फैक्टर्स आरबीसीज को इंक्रीज करवा रहे थे वो इसको भी इंक्रीज कराएंगे, और जो आरबीसीज की प्रोडक्शन को डिक्रीज करवा रहे थे वो इसकी भी प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद ना बेसिकली कुछ नेसेसरी फैक्टर्स कौन कौन से जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड है। सबसे पहले प्रोटीन हम डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स में आप देखें तो आयरन इसके सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन में देखें तो विटामिन B12, विटामिन C, फोलिक एसिड, ये सब इसकी प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीजन को ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है बेसिकली हीम के साथ लूजली बाउंड हो जाता है, और जब ये वाला प्रोसेस चल रहा होता है एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई में ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, और जब ये टिश्यू में मूव करता है तो टिश्यू में क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो इसका रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन हो जाती है, हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाता है, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, और ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाता है इनटू दी सेल्स। ठीक है, या इंटरस्टिशियम में होता है, उधर से सेल में मूव कर जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से ये कलेक्ट करता है। ठीक है, ये जो बेसिकली इसकी ग्लोब्यूलिन चेन है उनके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके बाइंड करता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बेसिकली बनाता है। ठीक है, और फिर वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है लंग्स में, और वहां पर फिर जाकर ये रिवर्स प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिकली यही आपको सारी प्रोसेसिंग बताई हुई है कि ये आपकी जो एल्वियोलाई के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है और आपके टिश्यू वगैरह में क्या प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ये बताया हुआ है कि आपके एल्वियोलाई में क्या प्रोसेस चल रहा है और आपके सेल में या टिश्यू में क्या प्रोसेस चल रहा होता है। एल्वियोलाई के अंदर देखें आपका ऑक्सीजन आया, क्योंकि इसमें जो एल्वियोलाई थे उसमें इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाता है। डिफ्यूजन जिसमें आपकी मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। तो जो आपके ब्लड में जो कैपिलरीज के अंदर इसका लेवल कम होता है तो ये डिफ्यूज होके आपके कैपिलरीज में चला जाता है, और कैपिलरीज से आपके आरबीसीज में मूव कर जाता है। वहां पर ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और आपका क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है।
अब ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू, कहाँ पर, आपके सेल्स और टिश्यू में। वहां पर ये क्योंकि इसका लेवल लो होता है तो ये रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन सबसे पहले आपकी कैपिलरीज की में रिलीज होता है एंड देन वहां से वो मूव कर जाता है सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर आपको पता है प्रोडक्शन हो रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो होती है वो उसका लेवल जो होता है सेल और टिश्यू में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैपिलरीज, तो यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाती है फ्रॉम टिश्यूज टू इनटू दी सेल्स। अब जब ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज के अंदर मूव करती है तो वहां से फिर ये अंदर चली जाती है आरबीसीज में, ठीक है। जब ये आरबीसीज के अंदर मूव करती है कुछ अमाउंट इसकी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं और उस फॉर्म में आगे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कुछ फॉर्म जो होती है इसकी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वाटर कंबाइन हो जाते हैं और आपके पास ये जो आपके पास कार्बोनेट कंपाउंड है ये बना लेते हैं और जो कि फिर फर्दर प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है और ये फिर आपको यहाँ पर एक नजर आ रहा होगा क्लोराइड आयन और HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो है ये शिफ्ट भी चल रहा होता है पैरेलल में दोनों के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। फिर ये वाला जो आपके ये आरबीसीज हैं जिन्होंने कैरी किया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लंग्स की तरफ, ठीक है। जब ये लंग्स में आएंगे तो इन सब प्रोसेसेस का रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो डीअटैच हो जाता है एज वेल एज जो आपका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाता है वो जो बाइकार्बोनेट आयन वाला, ठीक है। और बाइकार्बोनेट आयन वाला रिवर्स प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ल्यूमिन से होता हुआ आपकी एल्व्यूलाई के अंदर मूव कर जाता है और वहां से एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो सारा बेसिकली प्रोसेस है ये साइकिल की फॉर्म में चलता रहता है, ठीक है। तो एसिड बेस बैलेंस हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी भी हमने देख लिया, ठीक है। पीएच को मेंटेन करता है। एक पिगमेंट की यहाँ पर बात हुई है कि पिगमेंट इसमें बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है और ये ब्लड के थ्रू ही आपकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब बिलीरुबिन जो होती है ना बेसिकली उसकी प्रोडक्शन का अगर हम देख लें तो जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है ना 120 डेज पूरे हो गए आरबीसीज को ब्रोकन डाउन किया गया, हीमोग्लोबिन के पोर्शन को सेपरेट किया गया, वो जाता है लिवर में उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है, आयरन को सेपरेट कर लिया जाता है और ग्लोब्यूलिन पोर्शन से बेसिकली बिलीरुबिन बना दिया जाता है, ठीक है। कुछ अमाउंट जो होती है रिस्टोर हो जाती है, कुछ जो होती है बिलीरुबिन की प्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। फिर लिवर ना वो जो बिलीरुबिन होता है उसे क्या करता है, उसे अपने बाइल में ट्रांसफर कर देता है और बाइल जो है वो आपके गॉल ब्लेडर में जाके स्टोर हो जाता है। जब आपकी इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये बाइल वहां पर रिलीज होता है और जो फीकल मैस का बेसिकली कलर होता है ना और स्टूल का येलो कलर जो होता है वो बेसिकली इसे बिलीरुबिन की वजह से होता है, ठीक है। और ये बनते जो इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो आपका हीमोग्लोबिन ही है। और कुछ अमाउंट जो होती है बिलीरुबिन की वो लिवर ब्लड में भी ट्रांसपोर्ट कर देता है और उधर से फिर किडनी में जाता है और किडनी में जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली ये पास हो जाता है और फिर यूरिन को भी कलर येलो कलर देता है, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा आरबीसीज के बारे में। नेक्स्ट जो होगा लेक्चर उसमें हम देखेंगे कि जब आरबीसीज की और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी आपके पास मेन डिजीज हो जाती है।